नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है चूहिया बनी दुल्हन। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर देश में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे युवा हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग युवा हो गए हो, अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिलें। इसलिए जो भी युवतियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई युवती से शादी की इजाजत मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहां पिताजी? पिता बोला, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कटकर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। ज्येष्ठ बेटे ने जो पेड़ काटा तो वह पेड़ पूर्व की तरफ गिरा। वह बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती युवती रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का काटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वह भी बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी सी देहाती युवती रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। यह देखकर उसके दोनों भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी, उधर की तरफ कोई युवती कहां होगी। वे बोले, तुझको तो किसी जानवर से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई युवती ही नहीं है। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम मोहन था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस युवती के पिता के लिए कुछ भेंटें लीं जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंट अपनी होने वाली पत्नियों के लिए लीं ताकि वे उनको खुश कर सकें, और अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। मोहन भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वह जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली थी नहीं जो उसकी पत्नी बन सके। फिर भी वह उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वह एक झोंपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोंपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद वह उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोंपड़ी तो खाली थी। वहां तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी थी। मोहन अपने आप से बोला, अरे, यहां तो कोई नहीं है। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहां हूं मोहन। वह वहां मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूंछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहां एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहां उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। मोहन ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने मोहन के लिए अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। मोहन उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक लेकर आया तो वह चूहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। मोहन उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अपने पिता को नाउम्मीद भी करना नहीं चाहता था। वह बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई। यह सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूं, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। मोहन की समझ में आ गया कि वह चूहिया ठीक कह रही थी, सो वह चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली की तो बहुत सुंदर आंखें हैं। बीच वाले भाई ने कहा,
और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर है। तुमको शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? मोहन ने उनसे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन लें। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है और वह मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े कहकर उसके दोनों बड़े भाई जोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। मोहन बोला, हां, मखमल के कपड़े बिल्कुल राजकुमारियों की तरह से, और जब वह मेरे लिए गाती है तो उसकी मीठी आवाज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यह सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को तो उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर इसमें वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिता बोला, मैं अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए रोटी बनाए ताकि मैं यह देख सकूं कि वह तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी भी या नहीं। सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई मोहन से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी रोटी बनाएगी, पर मोहन तुम्हारी राजकुमारी? मोहन बोला, यह तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी चूहिया रोटी बनाएगी भी कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से रोटी बनवाने के लिए। छोटी चूहिया ने जब मोहन को वापस आते देखा तो वह तो गाने नाचने लगी, और जब उसने आकर उसे यह बताया कि उसको रोटी बनानी है तो वह हंस दी। मोहन बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए डर रहा था कि तुम रोटी बना दो। वह फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी रोटी जरूर मिलेगी मोहन, बस जरा सा इंतजार करो। मोहन ने देखा कि छोटी चूहिया के घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से रोटी बनानी शुरू कर दी। मोहन बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी रोटी लेकर आया था, बीच वाला भाई जौ की बनी रोटी लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की रोटियां चखीं और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी रोटियां बनाई हैं। देहाती लड़कियों को जैसी रोटी बनानी चाहिए उन्होंने वैसी ही रोटियां बनाई हैं। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब मोहन ने अपनी सफेद रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे यह तो बहुत सुंदर सफेद रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। मोहन बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। यह सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थीं, पर वे यह तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। मोहन भी चिंतित था। वह भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न भी बुन सकेगी तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब मोहन चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई और वहां नाचने लगी। मोहन बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूं चूहिया रानी, लेकिन क्या मोहन, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वह तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। यह सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से
सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। जब वे अलसी की रुई ले आए तो उस चूहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रूमाल बुना। वह इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद नारियल के एक खोल में रख दिया। फिर वह मोहन से बोली, लो, इस नारियल के खोल को तुम अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूं या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था ही नहीं। इसका मतलब यह था कि उसकी होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि मोहन ने नारियल का वह खोल जिसमें उसका बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उसने मोहन से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना कपड़ा कहां है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी? मोहन ने अपनी जेब से नारियल का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो उसको देखते ही हंस पड़े। तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय नारियल का एक खोल भेजा है। तब उनके पिता ने नारियल के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसको देखकर तो उसके बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बोला, यह तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? मोहन बोला, उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई ले आए। तब उसने उसका धागा बनाया और फिर यह रूमाल बुन दिया। पिता बोला, यह सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूंगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। सो तुम उनको यहां लेकर आओ। यह सुनकर मोहन ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहां लेकर आऊंगा तो मेरे बड़े भाई जब ये देखेंगे कि इसकी होने वाली पत्नी तो एक चूहिया है, मुझ पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मेरी उससे शादी करने पर राजी नहीं होंगे। पर मैं उस सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बुना, वह गाती है, वह नाचती है, वह बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसी की परवाह करता हूं, चाहे वह एक चूहिया ही सही। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वह उसको साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए उनके पास आ सके। वह फिर से उसी झोंपड़ी में जा पहुंचा। उसको देखते ही चूहिया फिर से उसके हाथों में चढ़ गई। मोहन ने उससे कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया तो यह सुनकर खुशी से पागल सी हो गई। उसने अपनी वह छोटी सी घंटी एक बार फिर बजाई तो पहले की तरह से फिर से वहां सैकड़ों चूहे दरवाजे से अंदर आ गए। उसने उनसे कहा कि वे उसकी गाड़ी तैयार करें। जल्दी ही नारियल का एक खोल वहां आ गया। उस नारियल के खोल को दो चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से चल दी। मोहन भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। वह चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहां तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। यह पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब मोहन यह सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुंचे तो वहां हवा इतने जोर से चल रही थी
कि नारियल के खोल की वह गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी खींच रहे थे, चूहिया, राजकुमारी और उसके दोनों नौकर सब उस हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए, और मोहन उनको गिरने से रोक भी न सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओह छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारे इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थीं। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा, और अब जब तुम चली गई हो मुझे तब पता चल रहा है कि मैं तो तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही चाहता था। जब वह ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी, जिसको दो बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे, नदी के किनारे किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो मोहन ने पहले कभी देखी नहीं थी। वह खुद बर्फ जैसी सफेद थी। उसके होंठ लाल थे। उसने सफेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। उसने मोहन को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे मोहन? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूं। मोहन कुछ दुखी आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहां नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है मोहन। मैं ही तुम्हारी वह छोटी चूहिया हूं। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए रोटी बनाई थी। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक श्राप के जोर में थी जिसने मुझे एक चूहिया बना दिया था। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, बस तभी मेरा वह श्राप टूट गया और मैं फिर से स्त्री बन गई। मोहन यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पूछता है, यह सब क्या है? वह चूहिया, जो कि एक सुंदर स्त्री में बदल गई थी, कहने लगी, मैं राजकुमारी तारा हूं। मेरा जन्म महाराज विक्रम सिंह और महारानी राधिका के घर हुआ था, और मेरे जन्म ने पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल बना दिया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा जीवन न केवल मेरे परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए सौभाग्य लाएगा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इसलिए बेहद दुलारी भी थी। अपने जन्म से ही मेरे भीतर एक अद्भुत आकर्षण और सौम्यता थी, परंतु मैं केवल रूपवान ही नहीं थी बल्कि विद्वान भी थी। युद्ध कला में निपुणता थी और घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा संगीत में भी पारंगत थी। मुझे हमेशा से लगता था कि राज्य की सबसे योग्य और शक्तिशाली महिला हूं, और यह सोच धीरे धीरे मेरे अहंकार में बदल गई। मैं अपने पिता महाराज विक्रम सिंह के साथ राज्य के विभिन्न मामलों में भी सलाह देने लगी थी, लेकिन राजमहल के वातावरण और अपने विशेष स्थान का प्रभाव मेरे पर इस कदर पड़ने लगा था कि मेरे स्वभाव में धीरे धीरे अहंकार ने जन्म ले लिया। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मेरी शक्ति और सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और इसी कारणवश में अपने से छोटे और बड़े सभी से कठोरता से पेश आने लगी। राजमहल में जो सेवक और सैनिक सेवा में रहते थे, मेरे कठोर स्वभाव के कारण धीरे धीरे दूर होने लगे थे, लेकिन मुझे इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि यह अहंकारी स्वभाव अपने प्रियजनों से दूर कर रहा है। मां महारानी राधिका ने कई बार मुझे समझाया कि राजा का असली गुण उसके व्यवहार में होता है, न कि उसकी शक्ति में, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता और बल का इतना गर्व था कि अपनी मां की सीख को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन राज्य में मुनि देवर्षि नाम के एक प्रसिद्ध संत पधारे। मुनि देवर्षि एक ज्ञानी और तपस्वी मुनि थे, जिनके आशीर्वाद से लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल पाते थे। उनकी महिमा दूर दूर तक फैली थी और राज्य की प्रजा उनके दर्शन के लिए आतुर थी। महाराज ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें महल में विश्राम करने का आग्रह किया। महल में उनके आगमन से सभी प्रसन्न थे और सभी राजमहल के लोग उनकी सेवा में तत्पर हो गए। मैं भी मुनि देवर्षि से मिलने आई, लेकिन मैंने मुनि देवर्षि की साधारण वेशभूषा और साधु जीवन को देखकर उन पर कटाक्ष किया। मैंने कहा, आप जैसे साधु संत हमारे महल में क्या करने आए हैं? यहां आपके रहने योग्य कोई स्थान नहीं है।
आपके लिए जंगल ही उपयुक्त स्थान है जहां आप तपस्या कर सकें। मुनि देवर्षि मेरी इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि मेरी मनोस्थिति में अहंकार घर कर चुका है और मैं सौंदर्य और वैभव के मद में चूर हूं। मुनि देवर्षि ने गहन शांति के साथ मेरी ओर देखा और कहा, राजकुमारी, तुम्हें यह समझना चाहिए कि शक्ति और सौंदर्य ईश्वर की देन है और इनका उपयोग मानवता की सेवा में होना चाहिए। परंतु मैंने मुनि देवर्षि के इन शब्दों का भी अपमान किया और कहा, मुझे किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है मुनि, आप कृपया यहां से चले जाइए। मुनि देवर्षि को यह अहंकार और उपेक्षा असहनीय लगा। उन्होंने क्रोध में अपने हाथ उठाए और शाप देते हुए कहा, तुम्हारे इस अहंकार को नष्ट करना आवश्यक है राजकुमारी। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा सुंदर रूप, जिसे तुम इतना महत्व देती हो, अब एक चूहिया में बदल जाएगा। जब तक तुम्हें अपने अहंकार और गलतियों का एहसास नहीं होगा और तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करोगी, तब तक तुम इस चूहिया की अवस्था में ही रहोगी। मुनि देवर्षि के शाप देते ही तारा का रूप बदलने लगा। उसके सुंदर मुख, चमकदार केश और राजसी वस्त्र गायब हो गए और वह एक छोटे से चूहिया में बदल गई। जैसे ही तारा का यह नया रूप सामने आया, महल के लोग हैरान रह गए। किसी को समझ में नहीं आया कि एक राजकुमारी जो इतनी सुंदर थी, अब एक साधारण और चूहिया में कैसे बदल गई। तारा ने मुनि देवर्षि से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी आवाज एक चूहिया की तरह चिड़चिड़ाने लगी, जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। राजमहल की सुख सुविधाओं से वंचित होकर उसे छोटे छोटे टुकड़े भोजन के लिए ढूंढने पड़ते। दिन ब दिन वह अपने हाल पर रोती रहती और धीरे धीरे उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। कई वर्षों तक राजकुमारी तारा ने चूहिया की तरह कठिन और संघर्षमय जीवन जिया। अब उसे अपने अहंकार और घमंड का गहरा पश्चाताप हो चुका था। एक दिन उसने फिर से मुनि देवर्षि की खोज शुरू की। कठिन यात्रा और तपस्या के बाद वह मुनि देवर्षि के आश्रम में पहुंची। उसने मुनि के पैरों में गिरकर सच्चे हृदय से माफी मांगी और कहा, मुनि देवर्षि, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। मैंने अपने सौंदर्य और शक्ति के घमंड में आपके उपदेश का अनादर किया। अब मैं समझ चुकी हूं कि जीवन में विनम्रता और प्रेम ही सच्चे गुण हैं। मुनि देवर्षि ने मेरा सच्चा पश्चाताप देखकर मुझे क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हारा अहंकार अब समाप्त हो गया है राजकुमारी। जब भी तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, तब तुम अपने मूल रूप में लौट आओगी। मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज जैसे ही तुमने सच्चे प्रेम का इजहार किया, मैं फिर से राजकुमारी बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वह हमारी शादी की इजाजत दे दें। फिर वे मोहन के पिता के घर पहुंचे। वहां जाकर वह उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थीं। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से शादी कर दी। मोहन के दोनों बड़े भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहे। मोहन अपनी राजकुमारी के साथ उसके राज्य चला गया। वहां वे जब तक जिंदा रहे खुशी खुशी रहे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।